वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। BSc फर्स्ट ईयर की वेक्टर की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में लाइन इंटीग्रल टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था क्या होता है लाइन इंटीग्रल, और फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे लाइन इंटीग्रल के। तो लाइन इंटीग्रल क्या था, हमने पढ़ा था कि कोई अगर f सदिश बिंदु फलन है और उसके लिए किसी कर्व के अनुदिश या किसी कर्व के करस्पेंडिंग उसका जो इंटीग्रेशन होता है उसे ही हम क्या बोलते थे, लाइन इंटीग्रल बोलते थे। और उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या रहता था, किसी क्लोज या फिर ओपन जो भी हमारा कर्व होगा C, उसके लिए लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला था f.dr। इसके लिए हमें f की वैल्यू गिवन होती है और dr के लिए भी हमें कोई ना कोई पॉइंट या फिर हमारा पोजीशन वेक्टर P उसके लिए हमें दिया होता है, जिससे हम f.dr की वैल्यू फाइंड करते थे। और इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, और आज एक और एग्जांपल के साथ हम लाइन इंटीग्रल के कुछ और फॉर्मूलेस देखते हैं। हमारा एग्जांपल है कि फाइंड करो yz dx प्लस xy प्लस 1 dy प्लस xy dz। हमने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें हमें डायरेक्ट क्या मिलता था, f.dr फाइंड करना मिलता था, और f की वैल्यू हमें गिवन होती थी, और dr के लिए भी हमें कुछ ना कुछ वैल्यू या तो इन फॉर्म ऑफ x y z या फिर अदर वेरिएबल t की फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलता था। लेकिन आज क्वेश्चन में जो क्या है, डायरेक्ट हमें वैल्यू x y z की फॉर्म में दी हुई है, और हमें पता है कि ये अगर हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर इसे लिखा हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट यूँ भी लिख सकते हैं, yz i कैप x y प्लस 1 j कैप प्लस एक्स वाई के कैप। मैंने इस क्वेश्चन में कर्व हमारा सी है वो दिया हुआ है, और ये जो फॉर्म थी उसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया क्वेश्चन को। यहाँ पे हम dx dy और dz को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो वापस हमें यही वैल्यू मिलती है, dx i कैप dy j कैप dz k कैप। यानी ये क्वेश्चन था, और इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट में हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ से i और i j और j और k का मल्टीप्लाई होकर वापस यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या है, f। इस वैल्यू को फंक्शन सदिश बिंदु फलन हम ले सकते हैं f, और ये वैल्यू हमें पहले ही पता है कि r जो हमारा पोजिशन वेक्टर होता है वो वैल्यू होती है x i कैप y j कैप z k कैप। तो यहाँ से अगर हम dr निकालते हैं तो ये आएगा dx i कैप dy j कैप dz k कैप। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो यानी इस चीज़ को मैं जो क्वेश्चन गिवन था उसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म वही बन गई वापस जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल्स किए थे, जहाँ पे हमें f डायरेक्टली गिवन होता था इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे भी हमने f की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ से f क्या मिला हमें, yz i कैप x y प्लस 1 j कैप और x y k कैप। ये हमें f मिल चुका है, और इस f के लिए हमें यही सेम कंडीशन, मान किसका ज्ञात करना है, एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ f.dr। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, और हर क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई कर्व जो है वो गिवन होता है। यहाँ पे कर्व क्या गिवन है, देखिए कर्व दिया हुआ है वेयर c इज एनी पथ फ्रॉम 100 टू 214, मतलब इस पॉइंट से पास आउट होने वाला कोई कर्व है, एनी पथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन पॉइंट से पास होने वाले के लिए कोई कर्व लेंगे। यहाँ पर हमें कर्व गिवन नहीं है, और बस इतना दे रखा है कि ये कोई ऐसा पथ है या ऐसा कोई कर्व है जो 100 से जाता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले कर्व अज्यूम कर लेंगे। हम मानेंगे कि इन दोनों पॉइंट से जाने वाला जो कर्व है, मान लेते हैं वो एक लाइन है, एक सरल रेखा है जो 100 से 214 की तरफ जाती है। तो मान लेते हैं लेट द कर्व इज a line passing through point 100 to 214। तो ये अगर हमने कोई कर्व लिया है तो हम लोगों ने 3 डायमेंशन में पढ़ा हुआ है कि कोई 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है। उसके लिए हम पढ़ते हैं फॉर्मूला, जनरल फॉर्म जो होती है उसकी क्या होती है,
किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से पास आउट होने वाली या किसी दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन के लिए हम जनरल फॉर्म पढ़ते हैं x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब यहाँ पर ये a, b, c और x1, y1, z1 क्या है? x1, y1, z1 जिस पॉइंट से वो पास आउट हो रही है वो पॉइंट होता है, और a, b, c जो होते हैं उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात होते हैं, और दिक् अनुपात हमें फाइंड करके इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से क्या हो रही है? पास आउट हो रही है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 1 0 0 से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन 1 0 0 कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो x माइनस 1 और अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियो a। हमें पता है कोई 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन है किसी लाइन के लिए तो उसके अगर हमें डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? x2 माइनस x1। अगर ये पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, अगर हम इन पॉइंट्स को यूँ मान लेते हैं कि ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? लाइन की इक्वेशन जो बनेगी x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। तो ये इक्वेशन हमें फॉर्मूला पता चल चुका है, तो अब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन आते ही हमें पथ मिल जाएगा, तो पथ से आगे हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मूले से अब हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? यहाँ से लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो फाइंड करते हैं 1 0 0 से पास आउट होने वाली, और डायरेक्शन रेशियो हम इसके फाइंड कर लेंगे। तो क्या आएगी? x माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली y माइनस y1 यानी 0 अपॉन में y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 यानी 1। नेक्स्ट z माइनस z1 की वैल्यू 0 और 4 माइनस 0 यानी 4। ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन। अब हमें जो कर्व है वो x y z की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम सेम कंडीशन हम यहाँ पे लाइन के लिए मान लेते हैं। यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया हमने, माना t, लेट t की जगह हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, r ले सकते हैं। अब x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t हम फाइंड कर लेंगे। जैसे हमारा लास्ट हमने जो एग्जांपल्स किए थे उसमें भी यही था कि x y z था वो हमें इन फॉर्म ऑफ t दिया हुआ था, तो हमने जो इंटीग्रेशन था वो भी किसके लिए किया था? t के लिए किया था। तो ये लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, मान लिया t, तो यहाँ से x y z की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। x y z की वैल्यूज देखिए क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे उधर t से, तो x की वैल्यू आएगी t प्लस 1। सिमिलरली y की वैल्यू आएगी जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे क्रॉस t, y की वैल्यू आएगी t, और z की वैल्यू आएगी 4t। ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई, तो हम यहाँ से x y z की वैल्यू जो है वो f में रख देंगे, f की वैल्यू में। तो f की वैल्यू जो आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगी। सिमिलरली dr वैल्यू निकालेंगे dr की, यानी इन फॉर्म ऑफ dr बाई dt, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल किया था वैसे dr बाई dt करके हम इसकी f dr फाइंड करेंगे। और लिमिट जो होगी यहाँ पर किसके लिए पुट होगी? t के लिए पुट होगी, ना कि x y z के लिए। तो t इन फॉर्म ऑफ t हम इसकी लिमिट भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि लिमिट और इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं। x y z की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो x y z की वैल्यू अब आ गई है। तो f की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। f की वैल्यू y और z, ये रहा y ये रहा z, यानी आ जाएगी 4t² i कैप। f की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ t निकाल रहे हैं। आगे है x y प्लस 1 यानी t² प्लस t j कैप। ये आ गई हमारी, साथ में 1 भी आएगा, सॉरी यहाँ पर x इंटू वाई का मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई आएगा t² प्लस t प्लस में 1 j कैप, और x y k कैप यानी कि x y k कैप यानी t² प्लस t k कैप। ये आ चुका है हमारा f की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर ये वैल्यू है 4t², y z के लिए आएगी 4t², और नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी x y प्लस 1 dy। तो
तो ये वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन में कि हमें फाइंड क्या करना है, एफ डी आर फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसके लिए करेंगे एफ डी आर बाई डी टी और इंटू डी टी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर की वैल्यू पहले देखते हैं क्या आएगी। आर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है टी प्लस 1 आई कैप, वाई की वैल्यू है टी जे कैप, जेड की वैल्यू है 4t के कैप। ये आ गई हमारी वैल्यूज। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डी आर की वैल्यू आएगी 1, यानी टी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आई कैप आएगा सिर्फ, ये आएगा जे कैप और ये आएगा 4 के कैप। ये हमारी तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यूज में हम बाकी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ से अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं। एफ डी आर फाइंड करना है। डी आर की वैल्यू भी आ चुकी है, एफ की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद हमारी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो उसकी लिमिट पुट कर देंगे टी के लिए। अब टी की लिमिट देखिए क्या होगी, यहाँ पे हमने फाइंड करना है एफ डी आर। तो एफ डॉट डी आर जब हम करेंगे तो ये आएगा, एफ की वैल्यू है 4t स्क्वायर आई कैप टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 जे कैप और टी स्क्वायर प्लस t के कैप। ये हमारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू साथ में क्या है, आई कैप जे कैप और 4 के कैप। इसका हम डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब लिमिट जो होगी यहाँ पे किसके लिए पुट होगी, डी टी, यानी टी के लिए लिमिट्स पुट होंगी। तो टी की लिमिट्स देखिए यहाँ पे क्या आएगी। टी की लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं हमें, पॉइंट एक्स वाई जेड के लिए दिए हुए हैं 1 0 0 और 2 1 4, यानी 1 0 0 के लिए देखते हैं पहले हम लिमिट क्या आती है टी की। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t की वैल्यू आएगी यहाँ से 0। सिमिलरली अगर यहाँ रखते हो y इक्वल टू 0 तो भी t की वैल्यू 0 आएगी, y 0 रखते हैं t 0। सिमिलरली z की वैल्यू क्या है 0, z की 0 है तो t की भी 0, यानी इस पॉइंट के लिए 1 0 0 के लिए इस t की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इस पॉइंट के लिए 2 1 4 के लिए, ये वैल्यूज जो एक्स वाई जेड के लिए हम t के लिए फाइंड करेंगे 2 1 4। तो यहाँ पर x की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो t की वैल्यू फिर क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली y की वैल्यू जब हम 1 पुट करते हैं तो भी t की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और z की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो भी t की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो यानी इन पॉइंट्स के लिए t की लिमिट क्या बनेगी, t की लिमिट बनेगी, इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू 0 आ रही है और इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 0 to 1। 0 to 1 हम लिमिट पुट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट t के लिए पुट की जाएगी। t के लिए लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी वही 1 t की जगह पहले 1 पुट करोगे और फिर t की जगह 0 पुट करोगे। तो जब हम t की जगह 1 और 0 पुट करेंगे तो हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो कैलकुलेशन करने के बाद 8 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या टर्म्स बन रही है। अभी हम इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्वेश्चन में एक्स वाई प्लस 1 यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। तो इसकी कैलकुलेशन का काम रह गया बस। अब कैलकुलेशन के बाद इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन के बाद इंटीग्रेशन करोगे तो आप ये मिलेगा आपको 4t स्क्वायर, जब आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, j का j से हो गया और फिर आएगा t स्क्वायर प्लस t, ये आ गया k का k से साथ में 4 आएगा इसमें, इनटू क्या चल रहा है dt और लिमिट चल रही है हमारी 0 to 1। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4t क्यूब बाय 3 प्लस t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर बाय 2 प्लस 1t, फिर 4t क्यूब बाय 3 और t स्क्वायर बाय 2
और फिर आ जाएगा लिमिट 0 to 1। यहाँ पे आप वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट करोगे तो t की वैल्यू यहाँ पर पहले 1 पुट कर देना सारों के लिए और फिर 0 पुट करोगे। 0 के लिए तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा और 1 के लिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये टर्म्स कुछ आपकी ऐड हो जाएंगी, जैसे ये है। टोटल आपकी कितनी टर्म्स हैं ये 4 + 1 और 5 6t, यानी 6t³ 3 आएगा और जब आप लिमिट पुट करवाओगे तो 2 मिलेगा यहाँ पे आपको। और सेम कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 और ये आ जाएगा आपका हाफ। तो ये वैल्यूज़ आपकी सारी ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद इसका लास्ट आंसर जो होगा 8 आएगा। तो ये जो था लाइन इंटीग्रल का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें f और d की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमने वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड की। फाइंड करने के बाद जो कर्व था वो भी हमें पॉइंट से पास आउट होने वाला कर्व दिया था, तो हमने पहले कर्व भी फाइंड कर लिया। 3 डायमेंशन में हमने लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास आउट होने के लिए हमने लाइन का फॉर्मूला देखा, जो क्या होता है x - x1 अपॉन में x2 - x1। अब x2 - x1 एक्चुअल में होते क्या है, वही डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं, या जिसको हम दिक् अनुपात बोलते हैं। सिमिलरली y - y1 अपॉन में y2 - y1 और z - z1 अपॉन में z2 - z1। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड की। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8। इसमें हमें f की वैल्यू दी हुई है -y अपॉन में x² + y² i कैप प्लस x अपॉन में x² + y² j कैप। और इसके लिए लिखा हुआ है फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ f। हमें सर्कुलेशन फाइंड करना है, सर्कुलेशन ऑफ f इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राउंड द सर्कल, राउंड द सर्कल x² + y² = 1 सिचुएटेड इन z प्लेन। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन में हमें सर्कुलेशन फाइंड करना है। सर्कुलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में ही डिस्कस की थी। सर्कुलेशन या परिसंचारण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, परिसंचारण क्या होता है हमने लाइन इंटीग्रल के लिए देखा था कि अगर जिस कर्व के, ये जो C हमारा कर्व होता है, जिस कर्व के करस्पेंडिंग हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं, जिसकी करस्पेंडिंग हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं, वही हमारा लाइन इंटीग्रल होता है। और मैंने आपको बोला था अगर ये C आपका क्लोज कर्व है, अगर बंद वक्र, कोई बंद वक्र हमें मिल जाता है, तो उस केस में इसको लाइन इंटीग्रल ना बोलते हुए हम क्या बोलते हैं, उसको परिसंचारण बोलते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, f की वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ f का परिसंचारण फाइंड करना है इन एंटी क्लॉक यानी कि वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राउंड द सर्कल। सर्कल दिया हुआ है हमें और क्या कह रहा है, सर्कल की वैल्यू क्या है, x² + y² = 1। सर्कल की इक्वेशन सिचुएटेड इन z प्लेन, z प्लेन में वो सिचुएटेड है, यानी आपके लिए सर्कल की इक्वेशन हमें पता है कि x² + y² = 1, यानी कि यहाँ पे हमारी जो जनरल फॉर्म होती है सर्कल की, वो x² + y² = a², यानी रेडियस आपकी 1 होती है यहाँ पर, अगर हम इसकी इससे कंपैरिजन करते हैं तो। अब यहाँ पे आपको पता है कि सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, ये मैंने क्लास में भी आपसे डिस्कस की हुई है। पैरामीट्रिक फॉर्म, या जिसको हम प्राचलिक समीकरण बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण। तो क्या होती है प्राचलिक समीकरण, x की वैल्यू अगर हम r cos थीटा लें और y की वैल्यू हम r sin थीटा लें, और यहाँ पर z प्लेन यानी z की वैल्यू क्या होगी, सर्कल के लिए 0 होगी। तो यहाँ पर आप सर्कल के लिए अगर बात करते हैं तो ये सर्कल आपका बनाते हैं हम कि सर्कल की जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से हम लेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कि एक बंद
बंद वक्र है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसके लिए वही सेम कंडीशन हम फाइंड क्या करेंगे, सर्कल के लिए आपको पता है हमें प्राचलिक समीकरण में थीटा यानी थीटा की फॉर्म में हम इसको फाइंड करेंगे, एफ डी आर हमने फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर और क्लोज सर्कल क्लोज पर है तो इसके लिए साइन ये वाला नोट किया जाता है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ डी आर बाई डी थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एफ हमें गिवन है, डी आर बाई डी थीटा हम फाइंड करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका काम चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आर की एक्स की वैल्यू है आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो एक्स और वाई की वैल्यू आर कोस थीटा और आर साइन थीटा हमें दी हुई है और जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले आर की वैल्यू देखते हैं हम। आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है एक्स वाई कैप, जेड जे कैप और जेड के कैप। तो एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा और जेड की वैल्यू है 0 के कैप। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। तो डी आर बाई डी थीटा हम फाइंड करेंगे, जो क्या आएगा, आर माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का करेंगे तो प्लस आर कोस थीटा, ये आ गया माइनस आर साइन थीटा आई कैप और साथ में क्या आ गया, जे कैप। तो ये आपकी वैल्यूज आई हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई की टर्म्स में हमारी इक्वेशंस आ चुकी हैं। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यूज हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में ले रखी है। आर की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में, एक्स और वाई की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में चल रही है। अब यहाँ पे आर एक्चुअल में क्या है, आर हमारी क्या होती है, इस सर्कल की रेडियस होती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं ए स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर ले लेती हूँ, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। इस सर्कल के लिए आर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगी, 1 डॉट कोस थीटा या 1, यानी सिर्फ कोस थीटा और साइन थीटा आएगा। तो ये आ गई आपकी प्राचल फॉर्म में एक्स कोस थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा। ये क्यों आई, पहले मैंने आपको बता दिया कि आर कोस थीटा और आर साइन थीटा एक्चुअल में इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। आर की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो वो अब हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या आएगा 1 और ये भी क्या होगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई साइन थीटा आई कैप माइनस का साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप, ये वैल्यू आ गई डी आर बाई डी थीटा की। अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ डी आर फाइंड करना है। तो वही सेम कंडीशंस यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट एग्जांपल में जो हम लिमिट्स पुट कर रहे थे वो किसके लिए पुट कर रहे थे, वो हम टी के लिए लिमिट पुट कर रहे थे, क्योंकि वो क्वेश्चन था टी वेरिएबल में चल रहा था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये इन टर्म्स ऑफ थीटा और सर्कल के लिए हमने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म देखी तो हमें मिला एक्स और वाई की वैल्यू आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखिए कि क्लोज कर्व है, बंद वक्र है, और आपको पता है सर्कल के लिए जो लिमिट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, बहुत दोनों ही कंडीशंस में थीटा की जो वैल्यू होगी वो हम क्या लेंगे 0 to 2 पाई। 180 तो ये हाफ होता है और कंप्लीट क्या हो जाएगा 360, यानी 0 to 2 पाई। तो लिमिट भी हमें मिल गई, एफ की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब एफ की वैल्यू देखो कहाँ, वाई और एक्स की फॉर्म में है, हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किस में करना है, थीटा में। तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज रख देंगे जो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्कल के लिए पता है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज भी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ थीटा लाएंगे। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने एफ को इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट किया था, यहाँ पे एफ को इन टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एफ डी आर को फाइंड कैसे करेंगे, पहले तो एफ में वैल्यूज पुट कर दो। एफ की वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या आएगी यहाँ पर, y की वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा। अभी हमने देखा था x की वैल्यू थी r कोस थीटा और y की वैल्यू थी r साइन थीटा। अब r की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, 1 आया था, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये माइनस बाहर साइन चल रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 मिलेगा आई कैप, प्लस एक्स की वैल्यू है कोस थीटा अपॉन में वही सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये जे कैप, ये आ गया है एफ। अब हम क्लोज कर्व के लिए जब वैल्यू फाइंड करते हैं एफ डी आर की, तो एफ की वैल्यू आ चुकी है माइनस साइन थीटा ओवर 1 आई कैप कोस थीटा ओवर 1 जे कैप, और डी आर की वैल्यू जो हमने इन टर्म्स ऑफ डी आर बाई डी थीटा लेनी है,
तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, अभी क्या आएगी, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो आई थी माइनस साइन थीटा आई कैप और कोस थीटा जे कैप और यहाँ डी थीटा। अब इसकी लिमिट क्या पुट करेंगे हम, 0 to 2 पाई। तो आई कैप और जे कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 1 और लिमिट आ जाएगी डी थीटा, यहाँ पे ये वैल्यू फिर 1 देगा और 0 to 2 पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा लास्ट 2 पाई। जब हम लिमिट्स पुट करवाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थीटा के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा डी थीटा का थीटा और वैल्यूज पुट कर देंगे 0 to 2 पाई, यानी 2 पाई माइनस 0, आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई। तो ये एक क्वेश्चन हमने देखा था सर्कुलेशन के लिए या परिसंचारण के लिए। बाकी सभी क्वेश्चन जो थे उसमें हमें कोई कर्व जो था वो ओपन ही कर्व मिले थे सब में। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने क्लोज कर्व के लिए भी कर लिया कि सर्कल हमें दिया हुआ है और सर्कल के लिए इक्वेशन क्या दी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन हमने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ले ली सर्कल की। प्राचलिक समीकरण जो हमें पता है वो क्या होती है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। तो ये इसके लाइन इंटीग्रल के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पल हो गए हैं। एक एग्जाम्पल है वो आप खुद ट्राई कीजिए, इसके सभी एग्जाम्पल हो चुके हैं। आपको क्वेश्चंस बोले थे करने के लिए, तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिए उस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है, इस बार हमें f दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। ये f दिया हुआ है, एक फोर्स दिया हुआ है, एक बल f के क्षेत्र में हमें क्या दे रखा है, कण को इसके हमें एक कण को एक वक्र, जहाँ पे वक्र के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, वाई की वैल्यू है 2t स्क्वायर, जेड की वैल्यू है t क्यूब। इसके अनुदिश t इज इक्वल टू 1 से 2, 1 to 2 जो है इस तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क, फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन फोर्स फील्ड, ये आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स फील्ड गिवन बाय एफ की वैल्यू हमें ये दी हुई है, और साथ में क्या कह रहा है, अलोंग द कर्व एक्स, कर्व क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, एंड फ्रॉम t इक्वल टू 1 to 2। सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी कि टोटल वर्क फाइंड करना है। वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वर्क क्या होता है वही सेम हमने W के लिए पढ़ा हुआ है, F डॉट ds होता है हमारा इसका फॉर्मूला, या इसको आप ये बोल सकते हो F डॉट dr भी ले सकते हो यहाँ पे। तो F डॉट dr का मतलब क्या हुआ, F तो क्या होता है फोर्स, और ये जो dr होता है हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वही सेम कंडीशन, F की वैल्यू गिवन है और dr डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे इसकी फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। तो ये सेम कंडीशन बनेगी, F dr इसमें कैसे फाइंड करोगे आप, F dr बाई dt और साथ में t। तो r की वैल्यू हमें गिवन है, कैसे x i y j और z के r की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, और f की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t फाइंड करोगे, x y z की वैल्यू पुट कर दोगे, जैसे मैंने आज फर्स्ट एग्जांपल करवाया था सेम एग्जांपल है। तो ये भी t में आ जाएगा क्वेश्चन, और लिमिट t की आपको दे रखी है 1 से 2। उस एग्जांपल में मैं लिमिट फाइंड करनी पड़ी थी, यहाँ पे हमें लिमिट्स भी गिवन है t की 1 to 2। तो सारी वैल्यूज पुट करके dr बाई dt की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। r क्या होगा x i y j z k, और dr की वैल्यू होगी dxi dy और dz k, या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से dr बाई dt फाइंड कर लोगे आप, और ये x y z इन टर्म्स ऑफ t चल रहे हैं, तो आप यहाँ से सारी वैल्यूज फाइंड करके इसमें पुट कर देना, और डॉट प्रोडक्ट करते हुए 1 to 2 इसकी लिमिट पुट करवा के आप इसका फाइनल आंसर निकालोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है आज। तो लाइन इंटीग्रल के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।